एक आलसी व्यक्ति जीवन में कभी भी सक्रिय नहीं होता। कामचोरी उसका स्वभाव और संस्कार बनने लगता है और ऐसे लोग कभी भी अपने समय पर कोई भी काम नहीं कर पाते हैं और ऐसे लोग कामों से बचने के लिए कोई न कोई तरकीब खोजते रहते हैं या फिर अपना काम वो किसी और दूसरे से करवा लेते हैं। और एक समय उसके जीवन में ऐसा भी आता है जब आलस्य उसके जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा बन जाता है। और ऐसे लोग न केवल अपना वर्तमान खराब करते हैं बल्कि एक अच्छे भविष्य की कल्पना से वह कोसों दूर हो जाते हैं। आलसी लोगों की आत्मनिर्भरता धीरे धीरे खत्म होने लगती है। वह जीवन की छोटी से छोटी आवश्यकता को भी पूरा करने के लिए हमेशा दूसरों पर निर्भर होते हैं। ऐसे लोगों से न केवल उसके घर और परिवार के लोग कटते हैं बल्कि धीरे धीरे उसके संबंधी और समाज के लोग भी कटने लगते हैं। उसके जीवन की यह तस्वीर उसे परिवार विरोधी और समाज विरोधी बना देती है। वह अपने अंदर झांक कर अपने कमी को खोजने का कभी भी प्रयास नहीं करता बल्कि परिवार और समाज के लोगों को वह दुश्मन समझने लगता है। उसे तो केवल यही लगता है कि किसी भी आदमी को उसकी खुशी पसंद नहीं है, उसकी सफलता पसंद नहीं है। अपेक्षा पूरी नहीं होने से वह दूसरों की उपेक्षा भी करता है, लेकिन जिनकी उपेक्षा करता है उन्हीं की वजह से उसका जीवन भी चलता है, क्योंकि आलस्य उसके जीवन का सबसे बड़ा शत्रु होता है जो उसके अपने जीवन के सत्य के करीब नहीं होने देता। यह कहानी नहीं है बल्कि एक मध्य प्रदेश की सच्ची घटना है। कोरबा जिले के एक गांव में एक नौजुवक रहता था। जब वह छोटा था तो उसके पिताजी किसी कंपनी में एक बड़े ही अच्छे पद पर कार्यरत थे और इस तरह से उसका बचपन अपने माता पिता के साथ एक नगर में व्यतीत हुआ। उसे बचपन में सभी तरह की सुख सुविधा मिली और उसके बचपन की शिक्षा एक अच्छे स्कूल में हुई थी। जब वो 16 साल का हुआ तो उसके पिताजी कंपनी से रिटायर हो गए और वह अपने पूरे परिवार के साथ अपने गांव में आकर रहने लगा। उसके बचपन के अधिकतर दोस्त व्यवसायिक परिवारों से बिलोंग करते थे, इसलिए उसने कभी भी अपने जीवन में नौकरी करने के बारे में नहीं सोचा। बिजनेस और व्यापार करके वो अपने भविष्य का निर्माण करना चाहता था और अपने जीवन के सभी सपनों को पूरा करना चाहता था। नई अवस्था और बड़े सपने के कारण वह हमेशा ऊर्जावान रहता था। चेहरे पर हमेशा खुशी के भाव झलकते रहते थे। वो अपने 4 भाइयों में सबसे बड़े से छोटा भाई था। उसके गांव के बगल में एक छोटी सी शहर थी। उसके पिताजी ने सोचा कि जो उन्हें नौकरी का फंड मिला है कुछ पैसा कहीं इन्वेस्ट कर दें और इसी उद्देश्य से उस छोटे से शहर में एक छोटी सी जमीन ले लिए। उसका बड़ा भाई जो उम्र में उससे 4 साल बड़ा था, वह भी एक आदर्श लड़का था जो बड़े ही उच्च संस्कारों में पला हुआ था। उसका बड़ा भाई पिताजी से राय लेकर उस नई जमीन पर एक छोटा सा स्कूल बनवा दिया। अपने बड़े लड़की की तरक्की और उसके भविष्य निर्माण में जहाँ तक संभव हो सका उसके पिताजी ने आर्थिक मदद दिया। उस नौजवान का नाम नीरज था और उसके बड़े भाई का नाम प्रकाश था। एक दिन उसके पिताजी ने नीरज से पूछा कि बेटा नीरज, अब तुम बताओ कि अपने भविष्य में क्या करना चाहते हो। नीरज ने कहा कि पिताजी अब मैं क्या बताऊं कि मैं क्या करना चाहता हूं। मेरी इच्छा तो यही है कि मैं कोई बिजनेस कर लेता, लेकिन आपने काफी पैसा बड़े भाई के स्कूल में लगा दिया है, इसलिए मैं अपने जीवन के उद्देश्यों को आपसे बताने में हिचकिचा रहा हूँ। नीरज के पिताजी ने कहा कि बेटा, मैं तुम्हारा पिता हूँ और तुम्हारा जो भी लक्ष्य है उसे पूरा कराना हमारा काम है। और इस तरह से सन 2006 में अपने पिताजी के आर्थिक सहयोग से एक मोबाइल की शॉप खोला जिसमें 3 लाख रुपया इन्वेस्ट किया और इस तरह से उसकी मोबाइल की शॉप अच्छी तरह से चलने लगी। वह हमेशा अपने कामों में मगन रहता था। काम के प्रति लगन और उसकी ईमानदारी की वजह से उसका बिजनेस बहुत तेज पनपने लगा। उसे अपने घर परिवार में प्रेम और मान सम्मान तो मिलता ही था, अब उसके समाज और उसके संबंधी लोग भी उसे और भी इज्जत देने लगे। यह सब कुछ देख करके नीरज के पिता को बड़ी ही खुशी होती। वह नीरज पर बड़ा ही गर्व करते थे। अब नीरज के पिताजी को यह अच्छी तरह से यकीन हो गया यह अपने जीवन का निर्वाह अच्छी तरह से कर लेगा, तो एक अच्छा सा रिश्ता देखकर उसके पिताजी उसकी शादी कर दिए। जहाँ नीरज को केवल अपने माँ बाप और अपने भाइयों की सुख सुविधा पर अपने पैसे का खर्च करना होता था, वहीं उसके पास एक नया खर्च बढ़ गया और वह खर्च था उसके परिवार का। कहा जाता है कि अगर समझ नहीं है तो केवल पत्नी का एक खर्चा परिवार में रहने वाले 10 लोगों के खर्चे से भारी पड़ जाता है। और इसी भावना की वजह से लोग सामूहिक विकास से अपना ध्यान हटाकर अपने एकांकी विकास पर ध्यान केंद्रित कर लेते हैं। फिलहाल नीरज इस तरह का लड़का तो नहीं था, लेकिन शादी के बाद उसके जीवन में अनेक परिवर्तन हुए। जहाँ शादी से पहले वह समय से पहले अपने काम पर जाता था,
वहीं शादी के बाद अपने काम पर अर्थात अपनी शॉप पर बहुत देर से जाता और शाम को समय से पहले ही वह घर चला जाता था। समय पर ग्राहक उसे न पाकर वह धीरे धीरे दूसरी शॉप से जुड़ने लगे, जिसकी वजह से उसके कामों में शिथिलता आती गई। अब उसके पास पहले की अपेक्षा काम कम आते, जिसकी वजह से उसकी आमदनी तो घट गई थी, लेकिन उसके खर्चे तो पहले से भी और बढ़ गए थे। काम कम होने की वजह से वह शॉप पर अधिकतर समय खाली बैठा रहता था। खाली बैठे रहने की वजह से अब उसको धीरे धीरे सुस्ती आने लगी और धीरे धीरे वह आलस्य का शिकार होने लगा। आमदनी के अभाव में वह घरेलू खर्च को पूरा करने के लिए अपने दुकान की मूल पूंजी को ही खाने लगा। नीरज की लापरवाही को देखते हुए नीरज के पिता को बहुत चिंता होने लगी। अब वह उससे निराश और दुखित रहने लगे, क्योंकि वो अपनी शॉप को कंप्लीट रखने के लिए वह बैंक से तो लोन लिया ही था, उसने कई बड़े व्यापारियों से भी ब्याज पर पैसा लिया था, लेकिन धीरे धीरे वह भी पैसा खा गया। कहाँ खर्च किया उसे खुद भी पता नहीं था, जिसका मुख्य कारण था लापरवाही और उसका आलस्य, जिसके बारे में उसने कभी मंथन ही नहीं किया। उसे लगता था कि यह सारी गड़बड़ी उसकी किस्मत की वजह से हो रही है और अपने बुरे दिनों का कुछ कारण तो अपने माता पिता को मानता था, क्योंकि कई बार नीरज ने अपने माता पिता से पैसा मांगा, लेकिन नीरज के माता पिता के पास अब पहले जैसे धन न रहा। अगर वह थोड़ा मोड़ा रखे भी होंगे तो वो अपने बुढ़ापे के लिए रखे होंगे। इस बात को नीरज कभी नहीं समझ पाता था। कई बार उसने अपने बकायेदारों का उधार चुकाने के लिए अपने रिश्तेदारों से पैसा लिया और समय से पैसा नहीं देने की वजह से उनसे भी वह संबंध खराब कर लिया। आमदनी बढ़ाने के बजाय उसने अपने घर के सभी आसपास के लोगों से, अपने समाज के लोगों से कुछ न कुछ लेन देन कर लिया था, जिसकी वजह से अब उसके सामाजिक संबंध अच्छे नहीं रहे। अब इस तरह से वह सभी लोगों से नजरें चुराने लगा, क्योंकि सभी का उस पर कुछ न कुछ बकाया था। अच्छी राय देने वाले और अच्छा मशवरा देने वाले लोग उसे पसंद नहीं थे, क्योंकि किसी से उसे आर्थिक मदद नहीं मिलती थी। अब वह ऐसे लोगों की राय में पड़ गया, ऐसे लोगों की बातें मानने लगा जो उसे तंत्र मंत्र का सहारा देकर उसे अपनी किस्मत को बनाने का मार्ग बताते। और परिणाम यह हुआ कि उसकी शॉप अधिकतर बंद रहने लगी, जो भी आमदनी आती थी वह भी बंद हो गई और नीरज अपना पूरा समय तंत्र मंत्र वाले लोगों के पीछे देने लगा, क्योंकि वे सभी लोग उसे झूठी दिलासा देकर उसे बड़ा आदमी बनने का सपना दिखाते थे। अब इस तरह से एक नया खर्च उसके पास आ गया और उसकी आमदनी अब पहले की अपेक्षा माइनस हो गई। जब उसके घर पर बकायेदारों की लाइन लगने लगी तो अंततः उसे अपना घर छोड़ना पड़ा और इस तरह से वह गुजरात की कंपनी में जाकर काम करने लगा। फिलहाल इससे उसको दो फायदा हुआ। पहली बात कि बकायेदारों से उसे गला छूटा और दूसरी बात कि उससे जो काम करने के बदले में पैसा मिलेगा उससे अपने सभी बकायेदारों का पैसा धीरे धीरे चुकता कर देगा और अपनी सोच में सफल होने लगा। लेकिन इस तरह से उसकी सफलता में उसे बहुत समय लगता। वर्षों तक अपने बीवी बच्चों से न केवल दूर रहना पड़ेगा, बल्कि भविष्य में वो कोई भी नया काम नहीं कर पाएगा। यही सोच सोचकर वह बहुत ही उदास और निराश रहता था। वह जहाँ रहता था उसके बगल में एक छोटी सी पहाड़ी थी। छुट्टी के दिन अक्सर उसी पहाड़ी पर जाकर वह अपना पूरा समय बिताता था, क्योंकि उन पहाड़ियों में जब तक वह प्रकृति के करीब रहता था तब तक वह अपने चिंताओं से दूर रहता था। एक दिन वह उसी पहाड़ी पर घूमते घूमते बहुत दूर निकल गया। उसे कुछ थोड़ी दूर पर बौद्ध मुनि का आश्रम दिखाई दिया, जहाँ पर कुछ शिष्य आपस में खेल रहे थे, कूद रहे थे। वह आश्रम के करीब जाता है और एक पेड़ के नीचे चबूतरे पर बैठकर उन सभी शिष्यों को ध्यान से देखने लगता है और तब उसे अपने बचपन की सारी यादें ताजी हो जाती है। वह कुछ देर के लिए अपने बचपन में खो जाता है। बचपन की सभी बातों को सोच सोचकर वह मन ही मन मुस्कुरा रहा था, लेकिन कुछ ही देरों के बाद वह बचपन की यादों से बाहर आता है और फिर उसके चेहरे पर उदासी और निराशा छा जाती है। उस आश्रम में रहने वाले महात्मा नीरज को घंटों से देख रहे थे। जब नीरज की नजर महात्मा की तरफ पड़ी तो उसके मन में ऐसा एहसास हो रहा था कि मानो उसकी समस्याओं से बाहर निकालने के लिए महात्मा जी उसे अपने पास बुला रहे हों। और इस तरह की अनुभूति होते ही वह महात्मा जी के पास जाता है। नीरज महात्मा जी को प्रणाम करता है। तब महात्मा नीरज से कहते हैं, तुम बिना संकोच कर अपनी सभी बातों को मुझसे बता सकते हो, क्योंकि मुझे यह आभास हो चुका है कि तुम्हारा दिन इस समय कुछ ठीक नहीं चल रहा है। मैं तुम्हारी सभी समस्याओं से बाहर निकालने का जरूर प्रयास करूंगा, बाकी ईश्वर की मर्जी और तुम्हारी किस्मत। नीरज अपने बचपन से लेकर जवानी तक की सभी कथा को, सभी दुख दर्द को महात्मा जी से बता देता है। नीरज की सभी समस्या महात्मा जी को समझ में आ जाती है। महात्मा कहते हैं कि बेटा नीरज, परमात्मा की मर्जी तो होती ही है और किस्मत भी होती है, लेकिन उससे भी पहले होता है आदमी का कर्म। और कर्म तो तभी सही हो सकते हैं
जब उसके कर्तव्य मालूम हो। जिसको अपना कर्म और कर्तव्य मालूम होता है, वो अपने अंदर झांक कर देखता है, कहीं उसके अंदर कोई ऐसी कमी तो नहीं रह गई हो जिसकी वजह से वह बार बार असफल हो रहा हो। इस जगत में असफल होने वाले तो बहुत लोग प्रयास करते हैं, लेकिन निरंतर प्रयास करना और सही प्रयास करना, यह सफलता के लिए बहुत बड़ी मायने रखती है, जो हर सफल होने वाले लोगों को ध्यान जरूर देना चाहिए। आदमी की छोटी सी छोटी भी गलती उसके बहुत बड़े प्रयास को निष्फल कर देती। इसलिए आदमी को कर्म करते समय अपने सभी क्षणों का सर्वे करना चाहिए। ऐसा केवल जागृत अवस्था में रहने वाले लोग ही करते हैं, जो अपने जीवन में आलस्य को कोई भी स्थान नहीं देते हैं, क्योंकि वह जानते हैं कि आलस्य में की गई एक क्षण की लापरवाही उसके पूरे दिन या कई वर्षों को बर्बाद कर सकता है। महात्मा कहते हैं कि बेटा नीरज, श्रेष्ठ कर्मों के आधार पर परमात्मा की मर्जी और किस्मत को भी अपना रास्ता बदलना पड़ता है। इसलिए आलस्य को त्याग कर केवल अपना पूरा ध्यान कर्म करने पर लगाओ। तुम किसी भी तंत्र मंत्र के पीछे मत पड़ो, ना ही परमात्मा के पीछे अपना समय गंवाओ। तुम इतना कर्म करो कि तुम्हारे कर्म को देखकर तुम्हारे जैसे लोगों के लिए परमात्मा को अपना समय निकालना पड़े, क्योंकि परमात्मा की भी तो यही मर्जी है कि उसकी बनाई हुई दुनिया में उसके सभी संतान खुशहाल हैं, सुखी हैं। परमात्मा को यह जानकर उसे कभी खुशी नहीं होगी कि उसके संतान कायर हैं, उसके संतान आलसी। महात्मा जी नीरज से कहते हैं कि बेटा, कोई भी एक काम चुन लो। काम दुनिया में कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता, बस उस काम को करने के तरीके छोटे बड़े होते हैं। और आलस्य को अपने जीवन में कोई भी स्थान मत देना। निरंतर कर्म करने का कोई ना कोई बहाना खोज लो, और कोई भी कर्म करो तो खुशहाल मन से करो। जिस किसी भी काम को अपना उद्देश्य बनाओ, उसमें अनुभव के आखिरी ऊंचाई पर पहुंचो। क्या मिलता है और कितना मिलता है यह जानकर काम करोगे तो उस काम के बहुत सारे सीखों से तुम अनभिज्ञ रह जाओगे। नीरज को जीवन में पहली बार किसी की बातें अच्छी लगी। पहली बार उसने अपने मन से किसी को गुरु के रूप में स्वीकार किया। हालांकि इससे पहले उसने कई गुरु बनाया था, लेकिन बाहरी बारी वह केवल मन का दिखावा था। महात्मा की बात सुनकर वह गुजरात से अपने घर जाता है। महात्मा की बातों से अब उसके जीवन में अनेक बदलाव हुए थे। वह अपने परिवार के लोगों और समाज के लोगों को बहुत सम्मान दे रहा था। अब उसके मन से सभी तरह की गलतफहमियां दूर हो चुकी थी, क्योंकि अब वह जान चुका था कि किन किन कमियों की वजह से वह समाज में पीछे था। नीरज किसी व्यक्ति से कुछ पैसा उधार लेता है और अपने नए व्यवसाय की शुरुआत करता है। वह सुबह से देर रात तक काम करने का कोई न कोई बहाना खोजता रहता है। अब उसके जीवन में आलस्य नाम का कोई भी चीज नहीं है। अब उसके दिमाग में हमेशा सकारात्मक विचार आते हैं। शुरुआत में तो वह बहुत मेहनत करता है और उसकी अपेक्षा उसकी आमदनी नहीं के बराबर होती है, लेकिन वह पूरा अपना फोकस केवल काम पर लगाता है। उसकी मेहनत और उसकी ईमानदारी उसके जीवन में नया रंग लाती है, और अब उसके पास काम इतने आते हैं कि उसके पास समय नहीं रहता, और उसकी जिंदगी एक बार फिर खिलखिला उठती है। वह जीवन में जो भी कुछ सोचा रहता है सब वह धीरे धीरे पूरा होने लगता है। नीरज के मानसिक और आर्थिक बदलाव को देखकर नीरज के पिता को बहुत ही खुशी होती है। नीरज को अपने घर परिवार के और समाज के सभी लोग उसे अपने जैसे लग रहे थे। अब सभी समाज के लोगों को वह सम्मान दे रहा था और बदले में ढेर सारा उसे प्रेम मिल रहा था। वो अपने सभी भाइयों की आर्थिक मदद करते हुए समाज के अन्य जरूरतमंदों को भी मदद करने लगा, जिसकी वजह से अनेक लोगों की दुआएं उसके साथ होती है और वह दिन प्रतिदिन तरक्की करने लगा। दोस्तों, इस कहानी का सार बस इतना ही बताता है कि आलस्य हमारे जीवन का सबसे बड़ा शत्रु है, क्योंकि आलस्य की वजह से हम सही समय पर सही प्रयास नहीं कर पाते हैं, और गलत समय पर किया गया सही प्रयास भी संभावना अधिक है कि आदमी को सफल नहीं बना सकता है। बाकी आप सभी लोग अपने विचारों को कमेंट पर जरूर व्यक्त करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, और जो लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वह सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को जरूर दबा लें। आप सभी लोगों ने इस चैनल को समय देकर अपना प्रेम दिया, इसके लिए दिल से हार्दिक अभिनंदन है।